Everyone, this is Avinav Rai and today we are going to start thermal power stations जो कि आपका यूनिट 2 है। और इस लेक्चर में हम लोग ये 4 चीज़ें डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, लिस्ट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन इन स्टेट एंड कंट्री, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेलेक्शन ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। थर्मल पावर स्टेशन है क्या? ओके, अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम डिस्कशन कर रहे हैं और इसको डीप में आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि इन अ थर्मल पावर प्लांट्स द हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल, कोल एंड नेचुरल गैस और अदर कार्बन बेस्ड फ्यूल इज यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। है ना? इसका मतलब क्या है? एकदम सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, कोयला या किसी नेचुरल गैस या कार्बन बेस्ड कोई फ्यूल को हम क्या करते हैं? बर्न करते हैं, जिससे हमको क्या मिलती है? हीट मिलती है। और उस हीट को हम यूज़ करते हैं वाटर को स्टीम बनाने के लिए, मतलब पानी को वाष्प बनाने के लिए। ठीक, और उसी स्टीम को हम लोग यूज़ करते हैं उस स्टीम को और गर्म करके हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर स्टीम आर यूज टू रोटेट द टर्बाइन ब्लेड्स, टर्बाइन शाफ्ट्स is connected to generator. The generator converts the kinetic energy into electrical energy. ठीक है, तो अब वो स्टीम जाती है आपकी कहाँ पे? जैसा कि आप यहाँ पे एक देख पा रहे हो ग्राफिक्स में कि कोल सबसे पहले क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है। बर्न कोल जो पाइप में वाटर है, वाटर को स्टीम में चेंज कर रहा है। स्टीम जा रही है आपकी कहाँ पे जा रही है? टरबाइन में। टरबाइन की जो शाफ्ट है वो कनेक्टेड है किसके साथ? जनरेटर के साथ, और वो स्टीम वहाँ पे पुश कर रही है। तो स्टीम क्योंकि बहुत ही हाई प्रेशर में है और हाई टेम्परेचर में है, तो वो टरबाइन को क्या करेगी? घुमाना स्टार्ट करेगी। तो जैसे जैसे मेरा टरबाइन घूमेगा वैसे मेरा जनरेटर भी घूमना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हो। ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले तो आपका बॉयलर है। बॉयलर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम वाटर को स्टीम में चेंज करते हैं। ठीक है, और डीप में और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के इसी चैप्टर में कि बॉयलर के और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो बॉयलर में हम क्या दे रहे हैं? फ्यूल दे रहे हैं। फ्यूल क्या है मेरे पास? कोयला है। कोयले को हम लोग बर्न कर रहे हैं और वो जो हीट पैदा हो रही है वो हीट यूज़ हो रही है किसके लिए? वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए। तो बॉयलर से देख सकते हो आप, एक साइड वाटर जा रहा है, एक साइड फ्यूल जा रहा है ना? और वो फ्यूल क्या कर रहा है? बर्न कर रहा है। ठीक, बर्न करने के बाद वाटर को स्टीम में चेंज कर रहा है। तो बॉयलर का आउटपुट आप देख सकते हो, बाहर की तरफ क्या निकल रहा है? ऑरेंज लाइन से स्टीम निकल रही है। और एक चीज़ क्या निकल रही है? वेस्ट गैसेस। जब आप कोल को बर्न करोगे तो उसमें से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, तो उन गैसेस को हम बाहर निकाल लेते हैं बाई चिमनी देखे होगे आप, कहीं भी चिमनी लगी होती है, उससे क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो उस चिमनी से हम क्या निकाल लेते हैं? जो वेस्ट गैसेस होती हैं वो निकाल लेते हैं। अब वो स्टीम देखिए कहाँ पहुँच रही है? स्टीम पहुँच रही है आपकी टरबाइन में, है ना? अब जैसे वो स्टीम वहाँ से मतलब जो टरबाइन को घुमाने का काम खत्म कर रही है, फिर वो बाहर निकल जा रही है। देखिए यहाँ पे ऑरेंज लाइन से दिखाया गया, एक बार स्टीम अंदर गई फिर वो बाहर निकल गई, है ना? उसके बाद वो टरबाइन कनेक्टेड है किसके साथ? जनरेटर के साथ, क्योंकि उसका शाफ्ट कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे टरबाइन घूम रही है वैसे वैसे मेरा जनरेटर भी घूम रहा है। तो यहाँ पे और एक सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं, जनरेटर का काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। तो टरबाइन के साथ जनरेटर कनेक्टेड है, तो जनरेटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको बना के देगा और हम उसको ग्रिड में भेज देंगे जहाँ पे उसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो कि आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट्स जनरली आपको पढ़ने हैं ये 4-5, है ना? जो कि स्टीम पावर प्लांट है, जिसको थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया है इन सबों के बारे में। डीजल पावर प्लांट है, गैस टरबाइन पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी है, मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थर्मल पावर प्लांट के बारे में कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो है थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। इंडिया में कितने थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो बहुत ही जो एक्चुअल इंडिया में थर्मल पावर प्लांट है। जो सबसे बड़ा इंडिया का थर्मल पावर प्लांट है मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, गुजरात, जो कि 4620 मेगावाट
है ना। उसके बाद विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश, है ना। तो ये सारे पावर प्लांट्स अलग अलग हैं, इनको आप क्या करें अपने कॉपी में बना लें बाई टेबल कि इंडिया में कौन कौन से पावर प्लांट हैं। जैसे कि यहाँ पे बिहार में आपको दिखेगा खगलोंग सुपर थर्मल पावर स्टेशन, और भी बिहार में बहुत सारे हैं जो भी इंपॉर्टेंट इंडिया के थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। तो इंडिया में जो सबसे बड़ा सोर्स है पावर बनाने का वो है थर्मल पावर, ठीक है। थर्मल पावर से ही हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो 70% ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम की जाती है इंडिया में थर्मल पावर से, ओके। ये सारे जो थर्मल पावर स्टेशन है वो 1500 मेगावाट या उससे ज़्यादा के हैं जो कि आपको यहाँ पे शो किए गए हैं। उसके बाद अगर देखें हम इंडिया की टोटल कैपेसिटी तो 47,057 मेगावाट है जो कि हम लोग थर्मल पावर से बनाते हैं। वाट क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, ओके। मेगावाट दैट मीन्स 10 to power 6, ओके। 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10 to power 6 वाट्स, ओके। तो ये हो गए इंडिया के थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि थर्मल पावर स्टेशन को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो जब हम थर्मल पावर स्टेशन बनाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि उसकी ज़रूरतें हैं, है ना। तो अगर हम रिसोर्सेज की बात करें कि क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए थर्मल पावर स्टेशन बनाने के लिए, तो सबसे पहली अगर डिस्कशन करें अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज़ बनाने जा रहे हो तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, है ना, ज़मीन चाहिए। एक नंबर क्या हो गया, लैंड अवेबिलिटी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि थर्मल पावर स्टेशन को अफेक्ट करते हैं, या क्या क्या रिसोर्सेज हमको चाहिए होते हैं थर्मल पावर स्टेशन बनाने के लिए। क्या चाहिए, सबसे पहले लैंड अवेबिलिटी, दूसरा चाहिए वाटर अवेबिलिटी मतलब पानी, तीसरा चाहिए फ्यूल अवेबिलिटी, चौथा चाहिए स्किल्ड मैन पावर अवेबिलिटी, है ना। हमको कैसा मैन पावर चाहिए, स्किल्ड मतलब क्या, जिनको काम करना आता हो, जो कि इंजीनियर्स हो, है ना, टेक्नीशियंस हो, वो पहले से कोई ना कोई कोर्स किए हो, है ना। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो वो लोग क्या हैं, स्किल्ड मैन पावर्स हैं, उनको सब चीज़ें आती हैं, मोटर के बारे में जानते हैं, जनरेटर के बारे में जानते हैं, कैसे कोई ख़राब हो जाएगा तो उसको कैसे बनाना है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो व्यक्ति या वो समूह जो कि इन सारे स्किल को जानता है, वो क्या है, स्किल्ड मैन पावर है, ठीक। तो क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, फ्यूल चाहिए, लैंड की अवेबिलिटी चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ठीक। तो अगर ये आपको नहीं मिलेगा तो आप नहीं बना सकते। तो ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें इकोनॉमिकल इम्पैक्ट के बारे में, कि इकोनॉमिकल में मतलब ऑब्वियसली अगर ये सब आप जुगाड़ कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, है ना। आपको पैसे चाहिए उनको खरीदने के लिए, बनाने के लिए। तो इकोनॉमिकल पे देखें तो लैंड एक्वाइजेशन कॉस्ट, लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट देना पड़ेगा आपको। इन्वेस्ट करोगे, अलग अलग सामान लेके आओगे तो उसका इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, आपने अगर बना लिया तो उसके बाद उसको ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। स्किल्ड मैन पावर आपने रखा है तो उनको आपको सैलरी देनी होगी, है ना। कुछ ख़राब हो गया तो नया उसको लाके लगाना होगा या नया बनाना होगा, तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। पे बैक पीरियड, है ना, आप बैंक से लोन लोगे तो कितने दिन में आपको उसको पे करना है ना, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप कितने दिन में पे करोगे तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, बैंक से लोन लेते हैं तो क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो सारी चीज़ें हो गई। फ्यूचर डेवलपमेंट लिमिटेशन, फ्यूचर में इसको कितना डेवलप कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। पॉसिबिलिटी ऑफ साइट एक्सपेंशन, आप और इसको बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो, है ना, और उसमें और जनरेटर ऐड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो ये फ्यूचर एक्सपेंशन के बारे में भी देखना पड़ता है ना। अब अगर इन्वायरमेंट के बारे में जाते हैं, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि भैया हम कोल को बंद कर रहे हैं, तो कोल बंद करेंगे तो कार्बन निकलेगा, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो देखिए डिग्रेडेशन ऑफ लोकल एयर क्वालिटी, है ना, जो आसपास का एयर जो है वो क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा, तो एयर की क्वालिटी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट लैंड यूज़ इम्पैक्ट्स, जो लैंड यूज़ किया गया है उस पर कोई एग्रीकल्चर वर्क नहीं किया जा सकता, है ना। डस्ट बहुत ज़्यादा निकलेगा, नॉइज़ होगा, है ना, शोर होगा। इफेक्ट ऑफ वाटर बॉडीज़ पे इफेक्ट होगा, क्योंकि हम वहाँ से वाटर उठा रहे हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि लैंड अवेबिलिटी, तो हम इसको सिटी में तो बना नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होती है, तो सिटी से बाहर बनाते हैं। और एक बात और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पे कोई ना कोई वाटर का सोर्स अवेलेबल है, मतलब नदी हो, है ना, तो वाटर का सोर्स ज़रूर चाहिए हमको, तो इसको हमको ऐसे लोकेशन पे ही बनाना पड़ता है। फ्यूल,
फ्यूल तो आप ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ले आके ला सकते हो, जैसे कोयला है तो कोयला आपका ट्रेन के ज़रिए आता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल कंसर्न में इफेक्ट ऑन वाटर बॉडीज़, मतलब आप जहाँ से पानी उठाओगे तो वहाँ पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही, कॉमन सी बात है। उसके बाद सोशल कंसर्न अगर हम देखते हैं, सोशल कंसर्न अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली अगर एक पावर प्लांट बनेगा तो बहुत सारी जॉब क्रिएट होती है ना, बहुत सारी जॉब क्रिएट होती है। तो जॉब क्रिएशन, पब्लिक एक्सेप्टेंस है ना, पब्लिक एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, वहाँ की जो पब्लिक है वो एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं एक्सेप्ट करेगी, मान लो आके धरना प्रदर्शन कर दे कि हम ये पावर प्लांट नहीं बनाने देंगे, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिक को एक्सेप्ट कराया जाए। ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ रीलोकेशन, कितना रीलोकेट कर रहे हो आप, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो या वहीं रख रहे हो। ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक एरिया या आपकी सिटी में ये भी देखना पड़ता है कि पब्लिक एरिया से कितनी दूरी है। दूरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं होगी तो जो पब्लिक एरिया है उसका एयर पॉल्यूटेड होगा, वहाँ के लोग बीमार पड़ जाएंगे, है ना। एसेसिबिलिटी, ठीक, अब एसेसिबिलिटी की बात करें मतलब वहाँ पे कितने जल्दी पहुँचा जा सकता है। तो एसेसिबिलिटी की बात करें तो रोड, रेल, एयरपोर्ट की दूरी कितनी है, वहाँ पे रोड है कि नहीं, रेल कनेक्शन है कि नहीं, क्योंकि कोयला आपको लाना पड़ेगा, तो कोयला कैसे लेके आओगे आप, रेल से लेके आओगे, है ना। ट्रांसमिशन ग्रिड एसेसिबिलिटी, ट्रांसमिशन की जो ग्रिड है, क्योंकि आपने पावर तो बना दिया, अब पावर को भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो ट्रांसमिट के लिए आपके पास ग्रिड अवेलेबल है कि नहीं आसपास, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पॉइंट मतलब क्या, जहाँ पे हम उस इलेक्ट्रिसिटी को बेचेंगे, है ना। जैसे बहुत सारे घरों में जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, या आपका मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ में जा रही है, तो अगल बगल में इंडस्ट्री है कि नहीं है। इंडस्ट्री है तो बहुत अच्छी बात है, आप तुरंत बनाओगे और उसको सेल कर दोगे। ठीक, उसके बाद अर्बन एरिया एक्सेसिबिलिटी, ठीक, मतलब शहरी इलाकों से कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब उसी के बारे में थोड़ा डीप में लिखा गया है यहाँ पे, लैंड अवेलेबिलिटी के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, पावर प्लांट नीड अ वाइड रेंज ऑफ लैंड रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, कोल प्लांट्स टेंड टू नीड लार्जर एरिया टू सपोर्ट रेल लाइंस, जहाँ पे आप कोयला रखोगे वहाँ पे रेल लाइंस होनी चाहिए, क्योंकि रेल से आप लेके आओगे। ठीक, उसके बाद नेचुरल गैस फायर्ड पावर प्लांट की बात करें तो नेचुरल गैस फायर्ड पावर प्लांट्स में ओनली नीड area for generation facilities and support equipments. Needed information include the site size in acres में चाहिए होता है, and the portion of the site that would be occupied by the plant, buildings and the system. Generally site with ample space may be preferred. Okay, so land requirement for thermal power projects depends on many factors. Unit size, number of units, ओके, टाइप्स ऑफ कोल, कैसा कोल आप यूज़ कर रहे हो, कैसा लोकेशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो 1000 मेगावाट के लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाते हैं या थर्मल पावर प्लांट बैठाते हैं तो हमको 1 से 4 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए होता है, मतलब 247 से 988 एकड़ तक। फोटोवोल्टाइक सेल बैठाते हो, फोटोवोल्टाइक मतलब क्या, सोलर पावर प्लांट बैठाते हो तो 20 से 50 किलोमीटर का एरिया चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कितनी एरिया चाहिए होती है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो और डिटेल में देखना चाहते हो तो ये पेपर, यहाँ पे एक पेपर है, इस पेपर को आप स्टडी कर सकते हो। इस पे ये जो लिंक दी हुई है, ये लिंक आप क्लिक करके अपने तो उस पर इस पेपर को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर देखें वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में, तो बहुत सारे पावर प्लांट हैं जो कि वाटर को यूज़ करते हैं। कहाँ से यूज़ करते हैं, जनरली लेक से यूज़ करते हैं। ठीक है, रिवर से यूज़ करते हैं, म्यूनिसिपल वाटर यूटिलिटी से यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको ऐसी ही जगह बनाना पड़ता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। ठीक है, फ्यूल अवेलेबिलिटी की बात करें तो भाई उनकी चॉइस है अपनी। तो ये भी देखना पड़ता है कि वहाँ पे अगर आसपास में कोई फ्यूल अवेलेबल है, फ्यूल का सोर्स अवेलेबल है, तो वहाँ प्लांट लगाना इजी है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, स्किल्ड मैन पावर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो अपने कॉपी में कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं थर्मल पावर स्टेशन को। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका जो एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम है थर्मल पावर स्टेशन का, उसमें क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हमको देखनी है और जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।